स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये नमक कहानी का सारांश बताने जा रहा हूँ। ये कहानी रजिया सज्जीत जहीर द्वारा लिखी गई है और इस पाठ का सारांश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। सफिया अपने पड़ोस में एक सिख परिवार में कीर्तन में भाग लेने गई थी। वहाँ पर जाकर वह देखती है कि एक सिख महिला हैं जो उसकी माँ से बहुत मेल खाती हैं। सफिया की माँ इस समय संसार में नहीं है, लेकिन वो सिख महिला जो है, सिख बीवी जो हैं, वो उसकी माँ की तरह ही हैं। उनकी आँखें उसी तरह चमकदार हैं और उनका डील डॉल भी उसी तरह का है और वो सफिया के माँ की तरह ही एक सफ़ेद दुपट्टा पहने ओढ़े हुए हैं, जिस प्रकार की सफिया की माँ जो थी वो मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। तो सफिया ने उन सिख बीवी में अपनी माँ का रूप पाया, इसलिए सफिया उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रही थी। उधर सिख बीवी भी सफिया को देख रही थी और उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि वह कौन है। तो बहू ने बताया कि ये पड़ोस में रहने वाली हैं, ये मुसलमान हैं और कल ही लाहौर जा रही हैं। लाहौर में इनके भाई रहते हैं, वे वहाँ पर ये उनसे मिलने जा रही हैं। जैसे ही सिख बीवी ने लाहौर का नाम सुना, वे तुरंत सफिया के पास आ गईं और उससे लाहौर के बारे में बातें करने लगीं कि लाहौर के लोग बड़े खुशमिजाज होते हैं, बहुत प्यारा है वो लाहौर। और वो कहती हैं कि वह तो हमारा वतन है। कहती हैं कि मेरा वतन तो लाहौर ही है जी। तो लाहौर को वो अपना वतन बताती हैं और चूँकि सफिया कल लाहौर जाने वाली है और सफिया के दिल में उन सिख बीवी के लिए माँ जैसा प्यार है, तो सफिया कहती है कि मैं लाहौर जा रही हूँ और अगर आप चाहो तो वहाँ से कुछ मंगवा सकती हो। तो सिख बीवी बड़ा संकोच करते हुए कहती हैं कि अगर तुम ला सको तो वहाँ से लाहौर से नमक ले आना मेरे लिए। तो सिख बीवी सफिया से नमक लाने का एक रिक्वेस्ट करती हैं। तो अगले दिन जो है वो सफिया जो है वो लाहौर चली जाती है। लाहौर जाने के बाद में वहाँ पर उसके बहुत सारे मिलने वाले आते हैं, उसके लिए तरह तरह के उपहार लाती हैं। वहाँ उसके भाई हैं, वहाँ उसके छोटी छोटी भतीजे और भतीजियाँ हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं। सफिया को लाहौर में रहते रहते 15 दिन हो चुके हैं। अब सफिया को कल लाहौर से फिर दिल्ली लौटना है। तो वो अपने भाई से पूछती है कि क्या वह अपने साथ कुछ नमक ले जा सकती है। उसके भाई एक पुलिस ऑफिसर हैं और वो कहते हैं कि वो नमक नहीं ले जा सकती। कारण ये है कि उस समय जो था वो नमक पर भारत और पाकिस्तान में लाने और ले जाने के लिए प्रबंध लगा हुआ था और उन्होंने कहा कि अगर कस्टम पर तुम्हारी चेकिंग हुई और उन लोगों ने पाया कि तुम्हारे पास में नमक है तो वो तुम्हारे नाराज हो जाएंगे और तुम्हारे सामान को इधर उधर बखेर देंगे। तो एक तो ये कि ना तो तुम नमक ले जा पाओगी और दूसरे ये कि बदनामी भी होगी वो अलग से। और बाद में वो कहते हैं कि अरे भाई, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो तुम्हारे हिस्से में तो वैसे ही ज़्यादा नमक आ गया। तो लेखिका कुछ झुंझलाकर कहती कि मैं हिस्से बकरे की बात नहीं करती, मैं केवल नमक ले जाना चाहती हूँ और ये बताओ कि मैं किस तरह से ले जा सकती हूँ। भाई उसको
सख्त मना कर देते हैं कि भाई तुम किसी तरह से नमक नहीं ले जा सकती। सफ़िया परेशान हो जाती है, वो कहती है कि अगर मैं नमक नहीं ले जा सकती हूँ तो मैं सिर्फ बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैंने उनसे वादा किया है। वो सोचती है कि जिस किसी भी प्रकार से नमक उसको ले जाना जरूरी है। खैर वो असमंजस में पड़ जाती है और थोड़ी देर के लिए वो इस बात को छोड़ देती है। सफ़िया को कल 2 बजे लाहौर से मुंबई जाना है। वो अपने पूरे सामान की पैकिंग करती है। सभी सामान उसका सूटकेस और बिस्तरबंद में आ जाता है। अब उसके पास बचता है केवल एक टोकरी कीनू और वह नमक की पुड़िया जो उसको ले जाना चाहती थी। सफ़िया थोड़ी देर में ये सोचती है, उसका विचार बदलता है कि ऐसा करे कि नमक को कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख ले। मतलब वो टोकरी में सबसे पहले नमक की पुड़िया रखे और ऊपर से कीनू रख ले। किसी को पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या है और कोई इसका जांच भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आते वक्त उसने देखा था कि हिंदुस्तान से लोग इधर आ रहे थे, वो केले ला रहे थे, और जो इधर पाकिस्तान की तरफ से या लाहौर की तरफ से जा रहे थे हिंदुस्तान की तरफ, तो वो कीनू ले जा रहे थे और इनको कोई भी चेक नहीं कर रहा था, कोई उनकी जांच पड़ताल नहीं कर रहा था। तो उसके दिमाग में आया कि यही सबसे अच्छा उपाय है कि वो इस नमक की पुड़िया को कीनुओं की टोकरी में नीचे रख ले। जहाँ मैं कीनुओं की बात कर रहा हूँ, कीनू एक प्रकार का फल होता है जो संतरे की तरह होता है। तो सफ़िया ने क्या किया कि इस नमक की पुड़िया को सबसे नीचे रख लिया और ऊपर से कीनू रख लिए और वो सो गई। क्योंकि सुबह उसको अगले दिन जाना था, तो रात में अचानक उसकी आंख खुल गई क्योंकि उसका हाथ उस कीनू की टोकरी पर लग गया था। उसने खिड़की के बाहर से देखा, ठंडी हवा आ रही थी और मौसम बहुत ही अच्छा था। सुबह उठती है सफ़िया, सभी सामान को लेकर के वो वहाँ पर कस्टम पर पहुँच जाते हैं। उसके भाई भी उसके साथ में होते हैं और वहाँ कस्टम पर जाकर वह एक वेटिंग रूम में इंतज़ार करने लगती है कि उसका नंबर कब आएगा। आखिर उसका नंबर आया और उसके सभी सामान जो था उसका सभी वो कस्टम की तरफ जाने को था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा, मैं इस प्यार और मोहब्बत की तोहफे को या इसको उपहार को मैं चोरी से नहीं ले जाऊंगी। उसने उस पुड़िया को कीनुओं की टोकरी से बाहर निकाला और अपने हैंडबैग में रख लिया। उसका सभी सामान चेक हुआ। चेक होने के बाद में जब वो रेलवे की तरफ चलने लगी तो वो एक कस्टम अधिकारी की ओर बढ़ी जो दुबला पतला और लंबा था, जिसके बाल अधपके थे, जिसके खिचड़ी बाल थे। उसके पास वो गई और उसने बताया कि उसके हैंडबैग में एक नमक की पुड़िया है। उसने अपना हैंडबैग उसकी मेज पर रख दिया और पुड़िया को निकालकर उसके हाथ में दे दिया। कस्टम अधिकारी ने पुड़िया को अपने हाथ में लिया और फिर उसको खोल कर देखा और फिर पलट के उसने पुड़िया बना के उसी बैग में रख दी और कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह निकल जाती है और कानून जो है वो खड़ा खड़ा देखता रहता है। कहने का मतलब ये है कि उसने सफ़िया को वो नमक की पुड़िया बैग में रख के वापस कर दी और उसने कहा कि उन सिख बीवी से ये कहना, उसने कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना और सिख बीवी से कहना कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफ़िया अपने सामान को लेकर रेलगाड़ी में चढ़ गई। आगे उसी रेलगाड़ी में भारतीय पुलिस के कुछ सिपाही चढ़ गए
दोनों तरफ के सिपाही आपस में बात करते चले जा रहे थे और दोनों के बोलने के ढंग, व्यवहार करने का तरीका लगभग एक जैसा था। और सफ़िया को ये पता नहीं चला कि कब लाहौर ख़त्म हो गया और कब अमृतसर की सीमा आ गई। जैसे ही वो अमृतसर पहुंचती है, वहाँ भी एक कस्टम है, वहाँ पर वो कस्टम पर पहुंचती है और उसका सारा सामान फिर उसी तरह से चेक होता है। फिर वो एक कस्टम अधिकारी के पास जाती है और उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। कहती है कि वह एक कुछ नमक है, नमक की पुड़िया है, वह अपने देश को ले जाना चाहती है। क्यों ले जाना चाहती है ये सब उसको बता देती है। कस्टम अधिकारी उससे कहता है मेरे साथ आओ। वो कस्टम अधिकारी के पीछे पीछे चलती है। वो अपने कमरे में जाता है, सफ़िया को बड़े प्यार से वहाँ बैठाता है और अपने चपरासी से कहता है कि 2 कप चाय ले आओ। चाय पीने के बाद में वो अपनी डेस्क में से एक किताब निकालता है और उस किताब को जो है डेस्क के ऊपर रख देता है। सफ़िया उसको उठाकर पढ़ती है। उसमें लिखा होता है शमसुल इस्लाम द्वारा सुनील दास गुप्ता को प्रेम के साथ ढाका 1946। इसके बाद में कस्टम अधिकारी सफ़िया को बताता है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तब उसके विभाजन होने के 1 साल पहले उसकी सालगिरह थी। उसका दोस्त उसके यहाँ आया और तब उसके दोस्त ने वो पुस्तक उसको उपहार में दी थी। उसने बताया कि वह और उसका दोस्त दोनों साथ साथ कलकत्ता में पढ़ते थे। अब वो अपनी अपनी जगह काम करने लगे हैं। वो कभी कभी अपने वतन जाते भी हैं। और इतना कह के उसने सफ़िया का हैंडबैग उठाया, उसमें पुड़िया रखी और खुद उसके आगे आगे उसको लेकर चल दिया। तो जब सफ़िया आगे, उसने वो सफ़िया को दे दिया और जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी नीचे चुपचाप खड़े हुए थे। सफ़िया अपने मन में सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, कस्टम के इस पार या उस पार। कहने का मतलब है कि ये कहानी ये बताती है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो हो गया, लेकिन जो लोग थे, जो उनका अपने कहना चाहिए जन्मभूमि से जो प्यार था, वो उसको हम अलग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो इधर भारतीय कस्टम अधिकारी है वो अपना वतन ढाका बताता है और जो उधर लाहौर में कस्टम अधिकारी है वो अपना वतन दिल्ली बताता है। इसलिए ये कहानी बताती है कि अभी भी जब भारत, ये कहानी काफ़ी पहले लिखी गई होगी, उस समय तक भारत और पाकिस्तान के लोग जो थे, जो विस्थापित हो गए थे और पुनर्वासित हो गए थे, उनका लगाव अपने जन्मभूमि के प्रति बहुत अधिक है। मैं समझता हूँ कि आप इस कहानी से, इस पाठ को, इस सारांश से इस पाठ को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।